हाय गाइस, वेलकम बैक टू टी.इमिग्रेशन। बहुत दिनों बाद आप लोगों से इस वाली वीडियो फॉर्मेट में मिल रहा हूँ, नहीं तो रील्स पे तो आप सब भाइयों ने और बहनों ने बहुत प्यार दिया। ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास 10 मिनट है अपनी जिंदगी के, जो आपको आगे इमिग्रेशन इंडस्ट्री की सारी कहानी, सारी पिक्चर क्लियर करेंगे, तो ये वीडियो जरूर देखना। नहीं है तो निकाल लो, जहाँ है गाड़ी में तो गाड़ी साइड पे लगा लो, फोन अपने लगाओ और फुल स्पीकर पे एक बात सुनो। अब आगे इस वीडियो में मैं आपको सारे बात बताने वाला हूँ कि इस साल को ब्लैक डे ऑफ इमिग्रेशन क्यों कह रहे हैं, या ब्लैक ईयर ऑफ इमिग्रेशन क्यों कह रहे हैं, कि इतनी ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव जो चीजें हो रही है इमिग्रेशन इंडस्ट्रीज में। कोई भी कंट्री वीजा नहीं दे रही, सारे इमिग्रेशन प्लान्स धीरे धीरे नीचे को जा रहे हैं, माइग्रेशंस कम हो जा रही हैं, स्टडी वीजा अप्रूवल रेट्स नहीं आ रहे, पीआर के अप्रूवल रेट्स नहीं आ रहे, इतना बैकलॉग क्यों है। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी आपको केस स्टडी है जो आपको सोचनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, तब आप समझ पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं और ध्यान से सुनो। देखिए, सबसे पहले आपको एक इमिग्रेशन इंडस्ट्री बेसिक समझनी पड़ेगी कि होती है क्या। इमिग्रेशन इंडस्ट्री का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में आपका आना और जाना। वो कैसे होता है? वीजास के थ्रू। वीजास कैसे मिलते हैं आपको? एक कंट्री आपकी प्रोफाइल चेक करती है कि ये बंदा हमारी कंट्री में आ रहा है, इसका आने का क्या मोटिव है और घर जाने का क्या मोटिव है, तो वो आपको एक विजिटर वीजा मिलता है। स्टडी वीजा में क्या होता है कि आप इस प्रोफाइल पे अपनी डॉक्यूमेंट्स पे एडमिशन लेते हो किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, वहां जाके आपको एडमिशन मिलता है, तो वो कॉलेज अंडरटेकिंग लेता है कि हम इस बच्चे को पढ़ाएंगे और जो इसकी फर्दर और हायर स्टडीज हैं उसके बेस पे इसको वीजा दिया जाए ताकि हमारे कॉलेज में आके पढ़े। पीआर में क्या होता है कि आप उस कंट्री में एक इंपॉर्टेंट सिटीजन का रोल प्ले करते हो, कि वो कंट्री का जो प्रोग्राम होता है उसमें आपकी प्रोफाइल वैलिड होती है। तो वो अगर आपकी प्रोफाइल एग्जैक्टली उस प्रोफाइल के हिसाब से जो उन्हें चाहिए अपनी कंट्री में, ऐसे बंदे उन्हें अपनी कंट्री में चाहिए, वो बंदा किसी और कंट्री में रह रहा है, तो उसे पीआर दी जाती है कि तो हमारी कंट्री में और हमारी कंट्री के एक एसेट बन। तो इस सब में धीरे धीरे चीजें कहाँ चेंज हो रही हैं, आओ इस चीजों को ढंग से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टडी वीजास बैक टू बैक रिफ्यूज हो रहे हैं लोगों के। क्यों हो रहे हैं? हर कंट्रीज के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं किसी को भी नर्चर करने के लिए। एक कॉलेज के पास 2000, 3000, 5000 बच्चे ही नर्चर हो सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं और अपनी हायर एजुकेशन पे आगे जा सकते हैं। बट अब इंडिया के केस में और एशिया के केस में जब से एक क्रेज आया कि बाहर जाके पढ़ना, 12th करो बाहर जाओ, ग्रेजुएशन खत्म करो बाहर जाओ, तो एक कॉलेज ले लो अगर कि उस पर 2000 सीटें हैं और 20 कॉलेज, 50 कॉलेज, 100 कॉलेज ले लो, तो टोटल हमारे पास कितनी सीटें होगी? 50,000। एप्लीकेशंस कितनी डल रही हैं? एप्लीकेशन डलती है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो जो 50,000 टॉप क्रीम प्रोफाइल है वो तो सिलेक्ट हो जाती है ना। आप अपना फाइल डालते हो टॉप कॉलेज में कि हाँ भाई मेरे को टॉप कॉलेज में टॉप पढ़ाई चाहिए, इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके हर जगह। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो चीज आपकी एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि आपसे ऊपर किसी भी सोर्स में, भले वो पैसों में, फैमिली बैकग्राउंड में या पढ़ाई में, कोई ना कोई एक्स्ट्रा फाइल निकल आती है, तो आपकी फाइल रिप्लेस होकर वो फाइल लग जाती है। इसीलिए यही इस साल का सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि पहले डीएलआई, हम अभी कनाडा की बात कर रहे हैं। डीएलआई आप सब लोगों को पता है, जिनको नहीं पता एक बार डीएलआई गूगल पर सर्च कर लेना। वो कॉलेज की ऐसी लिस्ट होती है जो आपको वर्क परमिट अप्रूव करती है। डीएलआई की फुल फॉर्म होती है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। मतलब एक कनाडा जैसी देश ने एक कॉलेजेस को, कई कॉलेजेस को डीएलआई टैग दिया हुआ है जो बाहर से बच्चे बुला के पढ़ा सकते हैं और उनके बेस पे उन्हें आगे वर्क परमिट मिल जाएगा। तो बहुत सारे कॉलेजेस डीएलआई लिस्ट से हट चुके हैं, कॉलेजेस कम हो गए, एप्लीकेशन बढ़ गई, इसलिए वीजा रिफ्यूजल रेट बढ़ गए। यही सेम केस कनाडा के साथ पीआर में हो रहा है कि बैक टू बैक चीजें उसकी मिनिस्ट्री में चेंज हो रही है। 3 बार तो उसका इमिग्रेशन मिनिस्टर चेंज हो चुका है 1.5 साल में। तो जो बंदा कोई काम करने आता है उसी टाइम मिनिस्टर हट जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होते हैं, आपको जियोपॉलिटिक्स समझने पड़ेंगे किसी भी कंट्री के इमिग्रेशन के। यही सेम चार्ट हमने 2021-22 में देखा था, जब कनाडा का वीजा देखने के लिए भी, मतलब समझ लो ईद के चांद से मुश्किल हुआ था। बट वही हमने 22 और 23 के बाद जो हमने 23 और 24 वाला फेज देखा, 2023 और 2024, तो पानी की तरह वीजास हैं। आप सब जो बंदा इमिग्रेशन इंडस्ट्री से थोड़ा सा भी जुड़ा होगा उसे पता होगा कि उस बंदे का कनाडा का वीजा लगा है जिस बंदे का दुबई तक का रिफ्यूज हो सकता था। तो ये एक टाइम होता है कि आपको एक कंट्री कुछ टाइम के लिए स्ट्रिक्ट करते हैं अपने रूल्स, फिर लीनियंट करती है, फिर स्ट्रिक्ट करती है, फिर लीनियंट करती है। तो हमें अब ये साल इसलिए इतना ज्यादा चुभ रहा है क्योंकि हमने लास्ट 2 साल में कनाडा के बहुत सारे वीजास देख लिए। अगर हम इसको जियोपॉलिटिकल को चीज को हम 2017 तक लेके जाते हैं
2017, 18, 19 में वीजा एक नॉर्मल रेशियो में चल रहे थे। कोविड के बाद वीजा डिक्लाइन हुए, 21-22 में वीजा टोटली बंद हो गए, किसी ने वीजा नहीं देखे। 22-23 में वीजा दोबारा रीजनरेट हुए, तो पुराना बैकलॉग नया बैकलॉग के साथ इकट्ठे वीजाज आ गए। तो हमें 23-24 वाली जो आदतें पड़ गई है ना कि हर महीने वीजा देखना, रिश्तेदार का वीजा देखना, अब वो वीजाज नहीं आ तो हमें चुभ रही है। बट ऐसा नहीं है, हर कंट्री एक पॉइंट पे आके स्टेबल होती है, फिर कुछ टाइम पे वो वीजाज देती है। अब किसी को भी देख लो, अब ऑस्ट्रेलिया 2007, 8, 9, 10, 11, 12 तक इतना वीजा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने इतना वीजा दिया, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप सिर्फ अपना पासपोर्ट और बेसिक डॉक्यूमेंट्स भेजो और आपको ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा या स्टडी वीजा मिल जाता था। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया से मुश्किल स्टडी वीजा मैं कह रहा हूँ धरती पे किसी का नहीं होगा। नासा में एक बार के लिए एडमिशन आपका आसान होएगा, पर ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बड़े कॉलेज में आपका एडमिशन बहुत मुश्किल होगा। तो इस चीजों से हमें क्या सोच मिलती है कि आप अपना साल कहीं खराब मत करो। जो ये मेरे नए एस्पिरेंट्स आए 12th के बाद बच्चे, मैंने सिर्फ यही सलाह दूंगा कि प्लीज अपना ईयर किसी बड़ी कंट्री के पीछे पढ़ के वेस्ट मत करो। आप अगर चाहते हो कि आपने अब्रॉड स्टडी करनी है तो भाई कहीं भी चले जाओ, यूरोप चले जाओ, साइप्रस चले जाओ, रशिया चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, एटलीस्ट अपने घर से बाहर निकलो, एक बाहर रह के एक कोई भी बड़ी कंट्री छोटी कंट्री डजंट मैटर, एक एटमॉस्फेयर मैटर करता है कि यहाँ अपने घर से निकलो, एक जगह देखो, एक चीज देखो, आगे आने वाले टाइम में जहां भी होगा वहां से वहां शिफ्ट हो जाना। बात होती है अपने घर से बाहर निकलने का एफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपनी काउंसलिंग में बच्चों को कहता हूँ कि अगर आप कनाडा का ड्रीम देख रहे हो और पर आप कनाडा 2 रिफ्यूजल ले चुके हो, उस 2 रिफ्यूजल के बाद आप कोशिश कर रहे हो कि मैं एक आधी चांस और ले लूं, पहले आप इतना पैसा वेस्ट कर चुके हो अपना 80-90 हज़ार रुपए एक रिफ्यूजल पे इजीली लग जाता है। कॉलेज की फीस रिफंड मंगाओ, दोबारा सारी चीजें करो, जीआईसी अकाउंट दोबारा खुलवाओ, वो करते करते बच्चा जब 1 लाख 1.5 लाख रुपए अपना पहले रिफ्यूजल में फिर 70-80 हज़ार सेकंड रिफ्यूजल में खराब कर लेता है, उतने मैं कहता हूँ बेटा यही तू पैसा किसी यूरोप कंट्री में इन्वेस्ट करता तो तू आज बाहर होता। नो मैटर कि कनाडा जैसे उस बंदे को वो चीज नहीं मिलेगी। क्यों कनाडा के पीछे क्यों जाना है? दोस्त यारी कनाडा है, रिश्तेदारी कनाडा है, बस कनाडा जाना है जी, रील्स पे देखते हैं। बच्चे की प्रोफाइल है नहीं कनाडा वाली, सिर्फ एजेंट्स के प्रेशर से, जोरों से और घर वालों के पर इमोशनल जोर से बच्चे को इतनी दूर भेजा जा रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कि भाई एक चीज के पीछे मत पड़ो, अपॉर्चुनिटीज हंट करो। तुम यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ चले जाओ, 1-2 साल वहां लगा के फिर चले जाना। तुम वहां जाके कौन से कल सुबह पक्के हो जाओगे? जब तुमने जाना है 2 साल पढ़ाई करनी है, फिर वर्क परमिट मिलेगा, फिर पीआर डालोगे। पीआर भी आपको पता है जो कनाडा के अंदर भी है उनकी क्या हाल चल रहे हैं। तो मैं यही समझाता हूँ लोगों को और आप लोगों को भी जो मेरी वीडियो देख रहा होगा यहाँ तक जिसने देखी है कि एक कंट्री के पीछे कभी भी स्टक मत हो। ये मत सोचो कि अगर यहाँ नहीं जा पाया तो मेरी जिंदगी खराब है, मेरे पेपर जितने मैंने दिए वो खराब है, मेरे घर वालों की मिन्नतें दुआएं अरदासें सब खराब है। कुछ नहीं होता। आज नहीं जा सकते, आज यूरोप चले जाओ, साइप्रस चले जाओ, किसी रशिया चले जाओ और इधर सिंगापुर चले जाओ। आज नहीं जा सकते, एटलीस्ट घर से बाहर निकलोगे, नया एक्सपोजर मिलेगा, 4 बंदों से मिलोगे, पैसा कमाना सीखोगे, फिर कहीं भी चले जाना यार। तो चीजें ऐसे चेंज करी जाती हैं, ना कि एक चीज के पीछे पड़ा जाता है। और मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि मैंने कनाडा के बारे में आपको सारी चीजें बता दी। कनाडा इतना पीछे वीजास क्यों डिले हो रहे हैं, क्यों वो वीजास नहीं दे रहा, क्यों पीआर के पीछे जो इतने बंदे बैठे हैं वो डिले हो रहे हैं। बैक टू बैक 8 लाख 9 लाख का इस टाइम पीआर का भी बैकलॉग आ गया। मेन जो सबसे बड़ी चीज थी कि कनाडा ने पीछे बहुत वीजेस दे दिए जो अभी तक उनसे मेंटेन नहीं हो पा रहे। सेकंड, वो एआई डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। एआई डेवलपमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो विजिटर वीजा पे लागू हो चुका है। तभी विजिटर वीजा का जो नॉर्मली 4-4.5-5 महीने तक का प्रोसेसिंग टाइम गया था वो घूम के अंडर 1 मंथ आ गया। यही विजिटर वीजा जो आप सब लास्ट ईयर आपने खुद देखा होगा 4-4, 6-6, 8-8 महीने लोग ले रहे थे, यही सेम प्रोसेस है पीआर का हो रहा है कि 8-8, 9-9, 10-10 महीने में ड्रॉ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? वो लोग उसे एआई इंटीग्रेट करना चाहते हैं जिससे जितनी भी ह्यूमंस की वहां पे इंटरप्शन होती थी या जो वीजा ऑफिसर्स बैठते थे जिन्हें एक फाइल प्रोसेस करने में 15-15 दिन लग जाते थे, वो हैंड टू हैंड विद इन कुछ मिनट्स या सेकंड्स वो एआई सॉफ्टवेयर जनरेट करके उसे उसका रिजल्ट दे दे और फाइनल स्टैंप उस पर इमिग्रेशन ऑफिसर मार दे। चिनूक नाम है सॉफ्टवेयर का, अगर नहीं है तो गूगल में जाकर सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा कितना एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है। और मैं ये सलाह दूंगा कि जो भी बंदा अपनी पीआर की फाइल है, वर्क परमिट की फाइल लगाएगा, भाई जितना हो सके उतने कम फेक डॉक्यूमेंट्स लगाना। एक इंसान से फिर तुम बच जाओगे बट एक सॉफ्टवेयर से बचना बहुत डिफिकल्ट है।
तो जब तक जो बंदे अपने फेक डॉक्यूमेंट्स पे नज़ारे ले चुके हैं, अब कोशिश करना जितने कम से कम लगाना, क्योंकि कहीं भी पकड़े गए ना तो तुम अपनी फाइल, अपना टाइम और अपना करियर खराब कर बैठोगे। तो ये वीडियो मैं यहीं तक बंद करूंगा। आज इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह मैं आपके साथ हूँ। नई नई चीज़ें, नए नए अपडेट मैं वही देता रहूँगा। थैंक यू।